नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है और अब बारी जो है 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। अब बारी आप सभी के प्रमोशन की है। याद रखिएगा कि 2025 में 20 जुलाई को पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम होना है। कई बार पहले भी इसके बारे में मैंने आपको रिपीट किया है और आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसके क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान समझिएगा पंजाब सर्किल में क्या पूछा गया था। क्लॉज ऑफ POG1 गवर्निंग पर्टिकुलर टू बी फर्निश मेथड ऑफ एड्रेस, कि मेथड ऑफ एड्रेस से संबंधित जो नियम है वो किस क्लॉज में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि पता लिखने से संबंधित नियम किस क्लॉज में दिया गया है। देखिए कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर जो करेक्ट हो जाएगा क्लॉज नंबर 26, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच क्लॉज POG1 डील पोस्ट रेस्तांते सर्विस, कि पोस्ट रेस्तांते से रिलेटेड नियम जो है वो कहां पर दिए गए हैं, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। क्लॉज 64 से 66 के बीच में, 54 से 56 के बीच में, 44 से 46 या 34 से 36। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपको निश्चित तौर पर बनेगा और आपको पता होना चाहिए कि जो पोस्ट रेस्तांते के नियम दिए गए हैं वो कहां पर दिए गए हैं, 64 से लेकर 66 के बीच में। चलिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर ए हो गया है। काफी लोगों ने इसका जवाब जो है वो करेक्ट दिया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है परफ्यूम में बी ट्रांसमिटेड थ्रू इनलैंड पोस्ट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। बोल ये रहा है कि जो इत्र होता है उसको अंतर्देशीय डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। अब मैंने बोला कि भेज सकते हैं, लेकिन भेजने के लिए कुछ कंडीशन जो है वो निर्धारित किए गए हैं फ्रेंड्स। तो पहला कंडीशन क्या बोला है, अब ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। पहला कंडीशन क्या बोला है, पहला कंडीशन बोल रहा है कि द परफ्यूम मस्ट बी फिल्ड इन ग्लास बॉटल विच शुड बी प्लग्ड एंड कैप्सूल, कि इसे कांच की बोतल में भरना है जिसके साथ कैप्सूल में बंद करना है। तो पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन द ग्लास बॉटल शुड देन पैक्ड इन कार्डबोर्ड बॉक्स, कि ग्लास बॉटल जो रहेगा उसको हमने कार्डबोर्ड बॉक्स में रखना है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट आपको सही लग रहे हैं? दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। याद करिएगा कि बोथ 1 and 2 आर करेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर का। ठीक है, और काफी लोगों ने इसका जवाब जो है वो करेक्ट दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट मतलब ये पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है और इसको आपने ध्यान रख लेना है फ्रेंड्स। द पोस्ट ऑफिस नॉर्मली रिफंड वैल्यू ऑफ अनयूज आइटम, पोस्टेज, स्टाम्प और स्टेशनरी और एक्सचेंज देम, कि डाकघर जो है आमतौर पर डाक टिकट, स्टेशनरी वस्तुओं का मूल्य जो है वो वापस कर देता है और साथ ही साथ इसको बदल भी लेता है। क्या ये प्रक्रिया की जाती है? भाई ये प्रक्रिया जो है नहीं की जाती। एक बार जो आपने स्टाम्प ले लिया, डाकघर का काउंटर छोड़ दिया, तो बाद में ना तो वो स्टाम्प हम रिटर्न करेंगे ना तो उस स्टाम्प को किसी तरीके से एक्सचेंज करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट वो हो गया है आपका गलत। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट आपका हो गया है गलत। दूसरा स्टेटमेंट आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन आर नेवर डील इन सेम मैनर अनक्लेम आर्टिकल, के आर्टिकल जो मृतक को संबोधित होते हैं उनको हम अनक्लेम की तरह डील नहीं करते, डील करते हैं। पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दोनों बातें गलत हैं। याद करिएगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। जोगेंद्र का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ EMO फॉर्म, EMO फॉर्म का कीमत क्या होगा?
ईएमओ फॉर्म का कीमत क्या होगा? 1 रुपया, 0.5, 0.25 या फ्री? विच वन इज करेक्टेड? देखिए ईएमओ फॉर्म जो है वो फ्री में प्रोवाइड किया जाता है जब भी कोई कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का उपयोग करता है। फिर से रूलिंग का ही क्वेश्चन पूछा गया है। पीओजी 1 डील विथ रूल रेगुलेशन फॉरेन पोस्ट, लिस्ट ऑफ पीओजी, पोस्ट ऑफिस गाइड, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक रूल, स्कीम, नन ऑफ द अबव। देखिए मैं आपको बार बार 2-3 चीजें बताकर जाता हूं। पंजाब सर्किल में अच्छे क्वेश्चन थे, नियम वाले क्वेश्चन थे। तो पीओजी 1 किससे रिलेटेड है, पीओजी 1 में कितने सेक्शन है, कौन से सेक्शन में कौन सी चीज दी हुई है, पीओजी 2 किससे रिलेटेड है, कौन से सेक्शन में कौन सी चीज दी हुई है। ये बातें आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसका उत्तर डी होगा क्योंकि पीओजी 1 जो है वो इनलैंड पोस्ट से संबंधित है। पीओजी 2 में आपका फॉरेन पोस्ट, 3 में आपका डाकघर की सूची दिया गया है। और ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टेड? आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया गया। पहला, एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल नॉट बाउंड टू पे अमाउंट ड्यू ऑन इट पोस्ट ऑफिस इफ ही डज नॉट वांट टू टेक डिलीवरी ऑफ इट। आपको सही बताना है। और पहला स्टेटमेंट मैं आपको सरल शब्दों में समझा देता हूं कि वस्तु का जो प्राप्तकर्ता है यदि कोई देय राशि भुगतान करने के लिए बाउंड नहीं होता, यदि वह डिलीवरी नहीं लेना चाहता तो क्या कर सकता है भाई? उसको जो है ये जरूरी नहीं है कि उस पर जो भी राशि दर्ज किया वो पैसा देना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब 4 विकल्प में यदि पहला स्टेटमेंट आपका थ्योरी क्लियर होगा तो बाकी स्टेटमेंट पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ता। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो पहला स्टेटमेंट लगाएंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चले जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट में आपको लेटर का वजन जो है अभी 500 ग्राम ध्यान रखना है, बस। इसके अलावा आपको अगले क्वेश्चन पर आ जाना है। अगला क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट का है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, स्टेटमेंट क्वेश्चन जब भी आएंगे तो थोड़ा सा समय दे के आपको पढ़ना है। सर समय देंगे तो फिर बाकी क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो देखिए सारे क्वेश्चन तो स्टेटमेंट वाले हो नहीं सकते हैं। हर बार जो है पंजाब सर्किल जैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कई बार पूछा जाएगा। हर सर्किल में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा उस पर टाइम देके पेशेंस रखे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी ऑनलाइनर तो आप 10 सेकंड में कर लोगे। If the head of circle satisfied that any article has been sent purpose annoying person to address, he may remit amount postage charge upon it। कि सर्किल प्रमुख इस बात से संतुष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करने के उद्देश्य से कोई भी आर्टिकल भेजता है तो उस पर जो चार्ज दिया जाना है उस चार्ज को माफ कर सकता है। पहला। दूसरा, ये जो लिमिट है, जब भी हम एसपीओज या प्रथम श्रेणी डाकघर के पोस्टमास्टर तो उनका लिमिट 10 रुपए है। इसके अनुसार भाई पीओजी 1 के अनुसार दोनों स्टेटमेंट मुझे सही लग रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट जो है पीओजी 1 के अनुसार सही है। ये बात आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। द सेक्शन 1 क्लॉज 76 पीओजी 1 डील विथ। देखिए जब भी आप बात करेंगे सेक्शन 1 में कौन सा चीज दिया है, सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में, सेक्शन 4 में, सेक्शन 5 में, सेक्शन 6 में, सेक्शन 7 में, टोटल 7 सेक्शन जो है पीओजी 1 में दिए गए हैं। सेक्शन 1 में सामान्य चीजें दी गई है, सेक्शन 2 में लेटर पोस्ट, पार्सल पोस्ट, सेक्शन 3 में ऑफिशियल पोस्ट आर्टिकल, सेक्शन 4 में प्रोहिबिटेड आर्टिकल, 5 में मनी ऑर्डर, 6 में पीएलआई और 7 में फिलाटेली। अब सेक्शन 1 का 76 किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑब्लिगेशन ऑफ सेंडर टू पे पोस्टल चार्ज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपका रूलिंग का आ गया। पीओजी 1 का जो क्लॉज 100 है वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, क्लॉज 100 जो है वो किससे रिलेटेड है? तो देखिए मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा कि आपको कुछ क्लॉज तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ तो आपको जितना हो सकता उतना याद करना पड़ेगा जब भी हम बात करेंगे कि क्लॉज नंबर 100 किससे रिलेटेड है। भाई पेमेंट ऑफ पोस्टेज से, लिमिट ऑफ बेट्स से, अनपेड इनसफिशिएंट पेड लेटर से, सिनेमेटोग्राफ से। तो आपको ध्यान रखना है
कि ये जो रूलिंग है वो लिमिट और बेट से रिलेटेड है और किसके, लेटर के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब डाकघर गाइड भाग 2 में आ चुके हैं और 2 में हम चर्चा करेंगे कि जो क्लॉज जो आपका सेक्शन 5 है वो किससे रिलेटेड है। सेक्शन 5 पीओजी 2 का। तो सबसे पहले एक बात तो आपको याद रखना है, मैंने हर वीडियो में बोल रखा है कि पीओजी 2 जो है वो आपका रिलेट करता है फॉरेन पोस्ट से। 10 का जो सही आंसर है वो है बी। ठीक है, पीओजी 2 जो है वो फॉरेन पोस्ट से, विदेश डाक से रिलेटेड है। 5 में क्या दिया है, 5 में दिया है पार्सल पोस्ट से संबंधित। ठीक है, 5 में क्या दिया है, पार्सल पोस्ट से संबंधित। बीपीसीओडी कहां पे दिया है, बीपीसीओडी आपको सेक्शन 8 में दिया गया है। यह बात आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, और 9 में आपका कस्टम कंट्रोल दिया गया है। 6 में आपका मनी ऑर्डर दिया गया है। इंदिमा जी का उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, 7 जो है वो डिलीट कर दिया गया, मतलब उस सर्विस का उपयोग अभी नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए 11 का जो उत्तर हो गया है वो हो गया है बी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा जो पूछा है, हु कैन इशू सस्पेंशन ऑफ इशू मनी ऑर्डर रिस्पेक्ट एनी पर्टिकुलर पीओ ग्रुप ऑफ पीओ। कि कौन सा प्राधिकारी जो है वो किसी भी डाकघर के लिए मनी ऑर्डर को जारी करना, निरस्त कर सकता है। एचओसी, डीजी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या ऑल ऑफ द एबव। कौन सा प्राधिकारी, ध्यान रखने वाली बात है कि डीजी पोस्ट जो है, डीजी पोस्ट किसी भी डाकघर के लिए मनी ऑर्डर जारी करना, किसी समूह के पोस्ट ऑफिस के लिए मनी ऑर्डर जारी करना निरस्त कर सकते हैं। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब पीओजी 2 जो है किससे रिलेटेड है, रूल्स रेगुलेशन फॉरेन पोस्ट, पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम से, इंश्योरेंस स्कीम से रिलेटेड है, नन ऑफ द अबव। तो सरल सा क्वेश्चन हो गया। अभी हमने कितने बार इसके बारे में बात किया कि ये जो है वो विदेश डाक से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विदेश में डिलीवरी कार्यालय में छोड़े गए पार्सल के मामले में विदेशी पार्सल का निपटान कैसे किया जाता है। व्हाट इज द डिस्पोजल ऑफ फॉरेन पार्सल इन केस ऑफ पार्सल ट्रीटेड अबॉन्डेड एट ऑफिस ऑफ डिलीवरी फॉरेन कंट्री। कि जब भी कोई पार्सल जो है वो डिलीवरी कार्यालय में छोड़ दिया गया है तो विदेश पार्सल का डिस्पोजल करने का क्या पद्धति बनाया गया है। कौन सा विकल्प जो है करेक्ट है, इट विल सोल्ड बाय ऑक्शन, डिस्ट्रॉयड, आइदर ऑफ अबव, आइदर ऑफ अबव। दो तरीका होता है, एक तो उसको हम नीलामी कर देंगे और दूसरा तरीका होता है उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन करेक्ट है वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका गाइड 2 है, सेक्शन 1 है, क्लॉज 1 है, किससे रिलेटेड है। सेक्शन 1 क्लॉज 1 पीओजी 2 डील विथ डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पीओ, कैटेगरी ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल, यूपीओ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, डेफिनेशन ऑफ लेटर पोस्ट। क्लॉज 1 जो बताता है पीओजी 1 का वो रिलेटेड है डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पोस्ट, मतलब विदेश डाक की परिभाषा क्या होगी। पहला ही रूलिंग हमें ये बताता है। 15 का जो उत्तर होगा वो ए होगा और काफी लोगों ने इसका जवाब जो है करेक्ट दिया है। फ्रेंड्स अब क्लॉज 1 तो आपका डेफिनेशन बता रहा है, तो क्लॉज 2 क्या बताएगा। चलिए, डेफिनेशन फॉरेन पोस्ट, कैटेगरी ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल, यूपीयू, डेफिनेशन ऑफ लेटर पोस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, दोस्त अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा नंबर का जो रूलिंग है वो दर्शाता है कैटेगरी ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल। कैटेगरी ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल, टू टाइप कैटेगरी, वन इज लेटर पोस्ट, सेकंड वन इज पार्सल पोस्ट। सेक्शन 8 174 क्लॉज नंबर 174 पीओजी 2 डील विथ अंतर्देशीय नियमों की प्रायोजकता, पोस्टल ऑर्डर का भुगतान, वीपी, सीओडी, पार्सल
आवक मनी ऑर्डर का भुगतान ना करना। क्लॉज नंबर 174 इज रिलेटेड, सेक्शन 8 इज related to foreign VP letter, VP parcel, cash on delivery parcel. Option C is right answer. Next question, CAP indicate. बिल्कुल 8 में जब आपका कौन सा नियम दिया है VP का, 9 में आपका कस्टम कंट्रोल दिया है, 10 में आपको प्रोहिबिटेशन दिया है और साथ ही साथ 11 में आपका इंक्वायरी से रिलेटेड नियम दिया गया है। कंटेनिंग एयर पार्सल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कंटेनिंग एयर पार्सल, जब भी आप बात करेंगे, हमने आपको बताया था एक वर्ड लिखा जाता है पोर्ट पेई। अब पोर्ट पेई का मतलब क्या होता है? प्री पोस्टेज, पोस्टेज हैज बी पेड, पोर्ट डिपार्चर, पोस्टेज हैज बी पेड बाय एड्रेसी, पोस्टेज हैज बीन प्रीपेड। किसी जगह जब आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, साइज होता है इसका 15x20 है ना, 300 mm में होता है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, इस पोर्ट पेई का जो मतलब होता है वो होता है पोस्टेज हैज बीन प्रीपेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर डी है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल लाइबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी आर डिटेन एट आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज सेंडर इन्फॉर्म रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी बाय कस्टम अथॉरिटी, एक्स ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, हेड ऑफिस, सर्कल कॉन्सर्न, ऑल द अबव। सीमा शुल्क से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, कस्टमर को किससे सूचित किया जाता है? इसके माध्यम से सूचित किया जाता है फ्रेंड्स। बाय डायरेक्टली कस्टम अथॉरिटी। By directly custom authority. Which one is corrected, friends? The right answer is option number A. Next question है friends, question number 21 है, ATM of India Post इंट्राऑपरेबल। ATM इंट्राऑपरेबल कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और उसके बाद आपको धीरे धीरे ये भी बताना है कि उसके बाद क्या आया, जैसे मोबाइल बैंकिंग कब आया, इंटरनेट बैंकिंग कब आया। सबसे पहले आपको बताना है, देखिए सबसे पहले जानना है एटीएम ही कब आया। 2014 में आया, ठीक है, 2014 में एटीएम आया। 2016 में एटीएम जो है इंट्राऑपरेबल हो गया, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 2018 में क्या आया? इंटरनेट बैंकिंग आया। 2019 में क्या आया? मोबाइल बैंकिंग आया। सारा सिनेरियो जो है आपको ध्यान रख लेना है फ्रेंड्स। चलिए इसका उत्तर बी है 21 का। अगला क्वेश्चन है, वेंडर ऑफ एफएसआई। एफएसआई मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर। थोड़ा सा यहां पर आपको करेक्शन कर लेना है, मैं आपको पीडीएफ करेक्शन करके दूंगा। वित्तीय इंटीग्रेटर से संबंधित जो वेंडर था वो कौन सा कंपनी था फ्रेंड्स? इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, रिलायंस कंसल्टेंसी सर्विसेज, सिफी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। विच वन इज करेक्टेड? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इज इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आईटी आधुनिकरण 2.0 2022 में भारत सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना परिव्यय जो है वो दिया था, कितना खर्चा जो है 2.0 में हो सकता है। और 2.0 के अभी काम जो है तेजी से चल रहे हैं, मतलब कुछ डेट निर्धारित कर दिए गए हैं, पायलट प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वीओज में, एसओ में, सर्कल में। तो आपको भी अपने ऑफिसर्स में कुछ दिन के बाद देखने को मिल सकता है। 5,785 करोड़ का परियोजना था। 19 जनवरी 2022 को ये लाया गया था। चेयरपर्सन बैंकिंग टेक्नोलॉजी कमेटी ट्रैक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी आईटी 2.0। बैंकिंग टेक्नोलॉजी कमेटी में अध्यक्ष कौन था? एडीजी थे, फाइनेंशियल के मेंबर थे, पर्सनल के। इसके अलावा
डीडीजी फाइनेंशियल डिप्टी डायरेक्टर जनरल जीएमसीपीटी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा 24 का वो होगा सी नंबर का। ठीक है, डीडीजी फाइनेंशियल सर्विस जो है इसके अध्यक्ष थे किसके? बैंकिंग प्रौद्योगिकी समिति के। ये बात आपको याद रखना है, डीडीजी। अब आगे इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी में इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सीजीएम पीएलआई। ठीक है, देखिए जब बात करेंगे बैंकिंग का तो बैंकिंग के थे डीडीजी, आपको याद रख लेना है, नया क्वेश्चन है। 25 में आपको याद रख लेना है इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कौन थे? तो सीजीएम थे। ठीक है, इसके अलावा पार्सल मेल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि सीजीएम पार्सल थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए तीनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, 27 नंबर क्वेश्चन है। बोला है बैंकिंग सोल्यूशन अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 इंक्लूड, कि 2.0 में बैंकिंग समाधान में कौन से विकल्प शामिल हैं? पीओएसबी, सेविंग बैंक फाइनेंशियल सर्विस, एंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, रूरल हार्डवेयर डिवाइस स्पेसिफिकेशन। विच वन इज करेक्टेड? 2.0 में ये सारे विकल्प शामिल थे, जैसे पीओएसबी का फाइनेंशियल सर्विस हो गया, अदर फाइनेंशियल सर्विस हो गया, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट FRMS हो गया, रूरल हार्डवेयर हो गया। ये सारी चीजें जो है बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत शामिल थी। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट था वो था डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोल्यूशन आर्किटेक्चर आईटी मॉडर्नाइजेशन 2.0 इंक्लूड बैंकिंग सोल्यूशन, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, वन पोस्टल इंटरफेस। 28 में आ चुके हैं। 28 में पूछा है कि आईटी आधुनिकीकरण 2.0 के अंतर्गत समाधान वास्तुकला में कौन से विकल्प शामिल हैं? बैंकिंग का समाधान, इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, वन पोस्टल इंटरफेस। ऑप्शन 1 and 2, 2 and 3, 1 and 2, all of the above. Which one is corrected? फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर जो है डी हो गया। 28 का जो उत्तर है वो होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है 29 का, आईटी आधुनिकीकरण 2.0 के तहत परियोजना संचालन समिति की क्या भूमिका होगी? मैंने अपने पीडीएफ में सभी जो कमेटियां हैं, स्ट्रीलिंग कमेटी है, मूल्यांकन समिति है, मैनेजमेंट कमेटी है, हर एक कमेटी का भूमिका के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि संचालन समिति का क्या रोल था 2.0 में। फर्स्ट वन इज टू सैंक्शन ऑल प्रोजेक्ट अंडर डीओपी 2.0, सभी परियोजनाओं को मंजूरी देना इसका पहला था। रिवाइज एस्टिमेट अंडर ओवरऑल आउटले अप्रूव बाय पीआईबी द्वारा अनुमोदित समग्र परिव्यय के तहत अनुमानों की समीक्षा करना। मॉनिटर एंड रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना, रिव्यू करना और उसके बाद इन्फॉर्म करना। ये सभी जो रोल थे वो थे स्ट्रीलिंग कमेटी के। 1, 2 and 3, which one is corrected? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, all of the above. Which one is corrected? Option D, all of the above. Next question है friends, what is the period IT 2.0 India Post has been approved 22-23 से लेकर 29-30, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोला 21 से 22 या 29, 30, 20, 21 से लेकर 28, 29, विच वन इज करेक्टेड? देखिए 19 जनवरी 2022 को इसका शुरुआत हुआ था और हमने क्या टारगेट किया था कि 5,785 करोड़ के परिव्यय से 2022-23 से परियोजना शुरू होगी और 29-30 तक इसे हम पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर देंगे। मतलब देखिए जैसे आप कुछ सीख रहे होंगे कि 2008 में प्रोजेक्ट एरो, पहले पूरा का मैनुअल, फिर थोड़ा बहुत अपडेशन है ना, जैसे डाटा एंट्री वाले सॉफ्टवेयर आ गए, फिर आईटी 1.0 आया तो फिर बहुत सारी चीजें पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गई तो डिपार्टमेंट ने बोला कि अब तो ऑनलाइन हो गया है, अब हम क्या करेंगे, वन यूआई का उपयोग करेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशन को छोड़कर एक ही एप्लीकेशन में सारे जो है एप्लीकेशन खुलने चाहिए, इस प्रकार की कुछ फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया। तो देखिए अपडेट डिपार्टमेंट बहुत सारे चीज़ों पर कर रहा है। इसी प्रकार से अपडेशन जो है आपकी
प्रमोशन में आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट होगा। 2022 से लेकर 2022-23 से लेकर 29-30 तक इस परियोजना को हमें खत्म करना था। मुद्रित पोस्ट कार्ड का कीमत क्या है? वर्तमान में सभी प्रकार के पोस्ट कार्ड मर्ज कर दिए गए और एक पोस्ट कार्ड निकाला गया है, वो है आपका पोस्ट कार्ड। ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट कार्ड, ये बात आपको ध्यान रख लेना है। जब पहले की बात करेंगे तो पहले जो है प्रिंटेड पोस्ट कार्ड का कीमत 6 रुपए होता था। 31 का सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंपटीशन पोस्ट कार्ड 10 रुपए में मिलता था। आपको ध्यान रख लेना है, दोनों ही चीजें परीक्षा में पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम लिमिट प्री मेच्योर क्लोजर 1 ईयर टीडी अकाउंट? देखिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर टीडी को आप पीएमसी करवा सकते हैं 1 साल के बाद, लेकिन 5 ईयर टीडी में आपको ध्यान रख लेना है कि इसका जो है वो आप पीएमसी नहीं करवा सकते। 1 ईयर टीडी 6 मंथ के बाद आप पीएमसी करवा सकते हैं। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 33 है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम लिमिट प्री मेच्योर क्लोजर एनएससी? 3 मंथ, 6 मंथ, 4 मंथ कैन नॉट बी क्लोज प्री मेच्योर। नॉर्मली पोस्ट कार्ड जो है 50 पैसे का आएगा। ठीक है, और आपको ये चीज ध्यान रख लेना है कि जब भी रजिस्टर्ड करवाएंगे तो उस पर आपको 17 रुपए एक्स्ट्रा ही देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, और यहां पर पूछा है एनएससी के प्रीमेच्योर क्लोजर के बारे में। तो एनएससी जो है नॉर्मली प्रीमेच्योर नहीं किया जाता, कुछ कंडीशन को छोड़कर। कैन नॉट बी क्लोज प्रीमेच्योर, समय से पहले इसे बंद नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हु इज ज्वाइंट अकाउंट होल्डर पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम 2021? पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम में जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर था वो कौन था? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। याद करिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, 33 का डी करेक्ट है फ्रेंड्स, और 32 का आपका बी करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए, हाउ मच बिल बेनिफिशियरी वुड रिसीव अटेनिंग 23 ईयर एज पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम 2021? जब जो भी खाता धारक है, लाभार्थी है, उसका उम्र जो है वो हो चुका है 23 साल का, तो उसको पीएम केयर का जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया गया था, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा? 10 लाख। तो 10 लाख जो है उसको दे दिया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। जब आप प्री मेच्योर क्लोजर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में बात करते हैं तो एनी टाइम आफ्टर डेट ऑफ ओपनिंग 3 मंथ, 6 मंथ कैन नॉट बी क्लोज प्री मेच्योर। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो कभी भी प्री मेच्योर किया जा सकता है, मतलब इसे हम खाता खोलने की तारीख से कभी भी पीएमसी करवा सकते हैं, एनी टाइम आफ्टर डेट ऑफ ओपनिंग। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का है फ्रेंड्स, और यहां पर आपसे पूछा है, कुछ आपको विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में से आपको चयन करना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। पहला विकल्प क्या दिया है? बोला है आरडी अकाउंट कैन बी रिटेन। 36 का ऑप्शन ए करेक्ट था। अगला देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 है, आरडी अकाउंट कैन बी रिटेन अप टू 5 ईयर डेट ऑफ मेच्योरिटी विदाउट डिपॉजिट आल्सो। आरडी खाता को बिना जमा के भी आप 5 साल तक रख सकते हैं। ये बात आपको सही लग रहा है? बिल्कुल, ये बात जो है करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम अमाउंट मंथली डिपॉजिट इन आरडी 100 रुपी। आरडी यदि खोलना चाहते हैं तो 100 रुपए कम से कम आपको लगेगा ही लगेगा। इंटरेस्ट ऑन आरडी लोन कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ विड्रॉवल टू डेट ऑफ रीपेमेंट, कि जिस दिन से आपने लोन लिया है उस दिन से लेकर जब तक इसका पूरा भुगतान नहीं कर देते, रीपेमेंट नहीं कर देते, तब तक आपको लोन पर ब्याज देना पड़ता है। पहला स्टेटमेंट भी सही है आरडी से रिलेटेड, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। विच वन इज करेक्टेड? ऑप्शन डी इज करेक्टेड, ऑल ऑफ द अबव। अंडर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023, व्हाट परसेंटेज विड्रॉवल एलिजिबल बैलेंस कैन बी टेकन आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग? 20%, 30%, 40%, 50%। वर्तमान में इस स्कीम को क्लोज कर दिया गया है, इस पर जमा स्वीकार नहीं किया जाता। 31 मार्च 2025 के एसबी ऑर्डर के तहत हमें
ये निर्देश दिया गया है। जो आपका महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट था उसके कुछ फीचर बता देता हूँ। मिनिमम 1000 था, मैक्सिमम 2 लाख था। अगर कुछ और फीचर के बारे में बात करूं तो इसको 1 साल के बाद 40% पैसा विड्रॉवल करवा सकते थे। ये स्कीम 2 साल के लिए सरकार ने जारी की थी। तो जो भी जमा इस पर हो चुका है उसका जो पीएम उसका मैच्योरिटी जो है वो कस्टमर ले सकता है, लेकिन वर्तमान में डिपॉजिट स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। डोमेस्टिक फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस ऑल फिलाटेली ब्यूरो इन इंडिया विद इफेक्ट 1965, सेकंड वन इन 1970, थर्ड वन इज 1975 एंड 1980। विच वन इज करेक्टेड? डोमेस्टिक फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। 200 रुपए से अकाउंट ओपन होता है और इस पर जितने भी कॉमरेटिव स्टाम्प महीने में जारी किए जाते हैं वो सारे कॉमरेटिव स्टाम्प कस्टमर तक भेजे जाते हैं। कस्टमर ये भी डिफाइन कर सकता है कि पर्टिकुलर उसको किस तरीके के इवेंट का कॉमरेटिव स्टाम्प चाहिए। अंडर होल लाइफ इंश्योरेंस, पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस लोन फैसिलिटी इज अवेलेबल आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। अगर मैं बात करूं WLA और CWLA टाइप पॉलिसी की, चाहे PLI हो चाहे RPLI हो, उस पर लोन की सुविधा 4 साल के बाद होती है। अगर मैं बात करूं EA टाइप की पॉलिसी में तो लोन भी आपको 3 साल बाद मिलेगा, सरेंडर भी आप 3 साल बाद कर सकते हैं। एक डिफरेंस है कि WLA पॉलिसी में आपको सरेंडर जो है वो 3 साल बाद तो करने दिया जाता है, लेकिन लोन जो है 4 साल बाद दिया जाता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आपने अपेक्षा भी नहीं किया होगा कि इतने अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। रूल 10 चैप्टर 1 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1। भाई कौन याद करेगा ऐसे क्वेश्चन? इस प्रकार के क्वेश्चन केवल पंजाब सर्किल ही अपने स्टूडेंट को याद करवा सकता है, बाकी कोई सर्किल नहीं पूछता। किसी भी सर्किल में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वहां का जो भी अथॉरिटी बैठता है पेपर बनाने के लिए उसको चाहिए ही चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय पेपर देने जा रहा है उसको ये नियम पता होने चाहिए। ठीक है, पंजाब सर्किल ये विशेष तौर पर बोल रहा है इसी वजह से, क्योंकि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1, पार्ट 3 और 7 में कम से कम 200-300 रूलिंग दिए गए हैं और उधर से क्वेश्चन एक आना है। तो इतना कोई भी कैंडिडेट जो है किसी प्रकार का लिमिट पार नहीं कर सकता इन चीजों करने में। ठीक है, लेकिन फिलहाल में आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रेंड्स पंजाब सर्किल वाले इसको याद करके जाए। तो कौन सा उत्तर करेक्ट होगा आपको बताना है। ईयरली विलेज रिटर्न से संबंधित है। आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन, कौन सा करेक्ट होगा? आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन। ठीक है, 41 का बी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन, नॉमिनल रोल क्लर्कियल स्टाफ टू सर्व एज रिकॉर्ड क्लर्क एक्चुअली एट वर्क एनी गिवन डे मेंटेन। भाई एक रिकॉर्ड रखा जाता है दिन में, जैसे जो भी क्लर्क काम करते हैं उनका रिकॉर्ड कि कौन सा क्लर्क कौन सा काम कर रहा है, किस ऑफिस में काम कर रहा है, उसको हम एक रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। रजिस्टर का फॉर्म नंबर होता है, कौन सा होता है भाई? MS 10, 11, 12, 13। फॉर्म नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन नॉमिनल रोल का फॉर्म नंबर होगा MS 12 और MS 12 जो है वो क्लर्कियल स्टाफ के लिए रखा जाता है। यदि किसी भी ऑफिस में पोस्टमैन की संख्या 25 या 25 से ज्यादा होती है तो उनके लिए भी ये रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। अगला क्वेश्चन 43 है। विलेज सॉर्टिंग लिस्ट प्रिपेयर सप्लाइड बाय सब डिविजनल इंस्पेक्टर इन फॉर्म M 52, 53, 54, 55। अभी हमने पिछला पेपर देखा था बिहार का। अब बिहार वालों को अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है, चीजें ऐसी चीजें वो कर रहे हैं कि इतना बड़ा अथॉरिटी और जब क्वेश्चन बना रहा है तो वहां पर M 52 की जगह MS 52 कर रहा है। तो बेसिक चीज समझने वाली बात है कि ह्यूमन एरर हर इंसान से हो जाता है, चाहे वो कहीं पर भी बैठा हो। ठीक है, तो बेसिक चीज ये है कि आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर करनी पड़ती है। ठीक है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए विलेज सॉर्टिंग लिस्ट ऑप्शन ए करेक्ट है, M 52। रूट लिस्ट भी आप याद कर लीजिएगा, M 53। ठीक है, तो रूट लिस्ट M 53 है, विलेज सॉर्टिंग लिस्ट जो है वो M 52 है। अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम 6 पार्ट 3 अध्याय 1 मतलब चैप्टर 1 का नियम 9 पूछा है। तो नियम 9 जो है वो किससे रिलेटेड था? नियम 9 में आपको कैश कन्वेंस दिया गया है,
कैश कन्वेंस से रिलेटेड, लिमिट रेमिटेंस बाय मोड ऑफ कन्वेंस की किस कर्मचारी के द्वारा कितना कैश जो है वो ले जाया जा सकता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो हमको ये बेसिक रूलिंग है, इतना आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, 45 नंबर को रूलिंग है, रूल 11 चैप्टर 1 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3। रूल 11 पूछ लिया आपसे, फिर से पूरे रूल वाले 5-5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताइए, लिमिट रेमिटेंस, मोड ऑफ कन्वेंस, रेगुलेशन फंड फॉर सब ऑफिस, डिस्पोजल सरप्लस फंड, एसओ प्रोविजन फंड फॉर सब ऑफिस। रूल 11 आपको क्या बताता है कि सब ऑफिस को यदि फंड का जरूरत पड़ता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन बनाए गए हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रख लेना है। 46 में आ जाइए, डेट सो डेट स्टाम्प सील ऑफसेट सेक्शन मेल ऑफिस शुड बी दैट ऑफ डे ऑन विच वर्किंग आवर सेट बिगेन प्रीवियस डे विच द वर्किंग आवर सेट बिगेन ऑफ नेक्स्ट डे विच वर्किंग आवर सेट बिगेन नन ऑफ द अबव। जिस दिन सेट के काम के घंटे शुरू होते हैं, सेट के तारीख मोहर पर उसी दिन का डेट लगा होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला है, विदाउट द अथॉरिटी डीजी एचओसी मेल ऑफिस रिडायरेक्ट एनी आर्टिकल, इंटरसेप्ट, डिलीवर एनी आर्टिकल टू एड्रेस। 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 2 आर इनकरेक्ट। बिना डीजी और एचओसी के परमिशन के कोई भी मेल ऑफिस आर्टिकल रिडायरेक्ट कर सकता है और उसे इंटरसेप्ट कर सकता है। क्या सही है? क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ लीजिए। बिना परमिशन के नहीं कर सकता है, सभी ने गलत जवाब दिया। याद करिएगा, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्टेड। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एक सॉर्टिंग सहायक को भारत के सभी पिन कोड याद होने चाहिए, परिचित होना चाहिए। सॉर्टिंग जिले के पिन कोड मेमोरी को आसानी से रिपीट करने में उसको सक्षम होना चाहिए। ये दोनों बातें सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो हमको कौन सा लगाना है? हमको लगाना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी में आपको दिया है बोथ 1 and 2 आर करेक्टेड। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्री पोस्टेज। अब देखिए, फॉरेन पोस्टल मैनुअल से भी इन्होंने पूछ लिया कि किस रूलिंग में कौन सा नियम दिया गया है। चैप्टर 1 जो है किससे, फ्री पोस्टेज चैप्टर 1 में दिया गया है, और ये किस रूलिंग में दिया गया है चैप्टर 1 के फॉरेन पोस्टल में, बताइए। रूल 6, 7, 8 या 9। ऑप्शन जो करेक्ट होगा 49 का आपके याद कर लेना, रूल 8 में दिया गया है, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर पोस्टल मैनुअल फॉलोइंग आर पनिशेबल ऑफेंस अंडर द लॉ। डाक टिकटों की जालसाजी करना, इसके अलावा वास्तविक डाक टिकटों, डाक पहचान पत्रों का धोखाधड़ी पूर्ण उपयोग करना, ये दोनों चीजें फ्रॉड के अंतर्गत आती हैं और इसके तहत अपराध जो है सुनिश्चित किया गया है और उसके लिए दंड भी बनाया गया है। ये दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद करिएगा, 50 का जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा सी, और जो 49 का करेक्ट जवाब होगा वो होगा आपका सी। दोनों का ही उत्तर सी है। आज के वीडियो में 15 क्वेश्चन, आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे जो आप पहली बार देख रहे हो। 10 क्वेश्चन रूलिंग के आपको देखने को मिले। आप इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि ऐसे भी क्वेश्चन अगर आ जाएं तो उसके लिए भी आप तैयार रहो। लेकिन भाई, इतने सारे रूलिंग तो याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा यदि आपके पास क्षमता तो आप जरूर करिए, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप जो है मेरिट पर फोकस करें, मैथ पर फोकस करें, रीजनिंग पर फोकस करें, जीके पर फोकस करें, और जो संभवतः चीज़ें हैं उनमें डिपार्टमेंटल पर भी फोकस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद फ्रेंड्स।